है ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कारण तो एक ही होगा, जो क्लॉट्स बनते हैं या फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब उनके सिम्टम्स एक जैसे हैं और उनका जो साइन है वो इफेक्ट। एक जैसे हैं, लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना। और एक मैम, जैसे सर में दर्द जो होता है, हेडेक होता है, वो सर्वाइकल के कारण भी होता है। तो वो इतने हमने जितने भी काइंड्स पढ़े हैं, तो ये इसके अंदर कहीं पर किसी टॉपिक के अंदर आएगा, या ये अलग ही तरीके का रहता है? देखिए सर्वाइकल एक अलग हेडेक है। क्या होता है, सर्वाइकल एक्चुअली हमको कहाँ हो रहा है, गर्दन और कंधे के जोड़ में, लेकिन हमारी बॉडी तो एक यूनिट है ना। तो जब यहाँ पे बढ़ेगा तो वो दर्द इधर भी बढ़ेगा, पीठ में नीचे की तरफ भी बढ़ेगा और ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। तो वो एक्चुअली हेडेक नहीं है, वो सर्वाइकल के कारण वहां तक जा रहा है ना। तो ओके। वो दर्द जो है, हम टारगेट ऑर्गन को देखते हैं कि जो हमारा टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो वो सर्वाइकल है। तो वो किस प्रॉब्लम में आ जाएगा, सर्वाइकल में ना। अब जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो हमारे हाथों में भी नमनेस आ जाती है, तो उसको हम हैंड डिजीज में नहीं लेंगे। इफेक्टेड तो ठीक है। होगी बॉडी, ठीक है, लेकिन वो एक जो टारगेट ऑर्गन होता है उसके हिसाब से हम लेते हैं कि वो डिजीज कहाँ पर आएगी, यस। ठीक है है। ना। और मैम, जैसे हम बहुत गहरी नींद में सोए हैं और अचानक से किसी भी कारण से, कोई साउंड से हमारी नींद खुल जाती है, तो उससे भी बहुत तेज हेडेक हो जाता है, बहुत देर तक रहता है वो। तो वो क्या मतलब, वो किस लिए होता है, और वो इनमें से उसका कौन से पोर्शन में? उसका एक सीधा सा रीजन होता है, एक्चुअली ये बीमारियां हैं, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं वो बीमारी नहीं है, वो एक टेम्परेरी है। जैसे मान लीजिए आपने इस हाथ में वेट को बहुत देर तक उठा के रखा, या आपने एक दिन बहुत लंबा वॉक किया, तो आपके लेग मसल्स में पेन हो जाएगा। तो वो पेन होना बीमारी नहीं है, वो जो आपने उसको एक्स्ट्रा यूज कर लिया है ना। तो उसके कारण उसमें क्या हो गया है, लैक्टिक यस। एसिड का लेवल बढ़ गया है। और वो लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण वो फटिगनेस हुई। तो वो आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, उसको बस रेस्ट दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक रिकवर होके एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है ये। यस। मैम अल्जाइमर भी ब्रेन रिलेटेड ही रहता है ना, वो हाँ, इसमें आएगा? एल्जाइमर एल्जाइमर एक अलग ही डिजीज है ना। वो ब्रेन से रिलेटेड है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। ये अभी अपन ने आज जो की है वो हेडेक से रिलेटेड की है, कि सिर में दर्द, सिर दर्द जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, वो भी कितने तरह का हो सकता है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिर दर्द के अलावा अभी हमने सिर्फ जो एक मिर्गी की बीमारी पढ़ी है, वही एक एक्स्ट्रा पढ़ी है ना। बाकी सारे टाइप ऑफ सिर दर्द थे, हेडेक, मैम ये जो जो पढ़ना पेराइटल भी हेडेक हेडेक है। बताया था आपने, उसमें जी ये न्यूमुलर आपने बताया था एक वर्ड, हाँ। तो वो पेराइटल का ही दूसरा नेम है या उसका एडवांस स्टेज है? उसका एडवांस स्टेज है। मैम एक बोलिए बार आप। स्पेल कर दीजिए प्लीज, न्यूमुलर। अ, सामने नहीं है, एक मिनट में लिखती हूँ क्योंकि ऐसे बोलने में मुश्किल होती है है ना। मैम एक बार चेक कीजिए, NUMMULAR इज इट? हाँ यही होगा। मैम, गैस्ट्रिक के कारण जो हेडेक होता है, हम्म। उसके कारण गैस हो जाने से भी हेडेक हो जाता है ना? हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि ओके। जब क्या होता है कि किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और जब वो बहुत एक्सेस में हो जाती है ना, बहुत अधिक हो जाती है जिसको हम कहते हैं, तब उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो स्पेस है वो तो पूरा सर्टेन है, निश्चित है हर चीज का। अब लेकिन जब एक्सेस गैस फाउंड हुई, तो वो या तो बाहर निकलेगी। अब सपोज मान लीजिए एनी हाउ रीजन वो बाहर नहीं निकल पाई, तब वो क्या करती है कि किसी ना किसी जगह जाके अटैक करती है, अपनी जगह बनाती है। तो वो एक बार जहां जगह बनाती है, फिर वो हर बार उसी तरफ बढ़ती है, उसका डायरेक्शन, और उस व्यक्ति को वहां दर्द होने लगता है। तो जैसे कई लोगों को हार्ट में होता है, कई लोगों को पीठ के हिस्से में दर्द होता है,
कई लोगों को सिर दर्द होता है, तो ये सबके डिफरेंट होते हैं इसका जो अटैक होता है। तो ये एक डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, है ना। रिकॉर्डिंग आई थिंक कोई बार बार स्टार्ट कर रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। सो ये इसका जो टारगेट एरिया है वो डाइजेशन है। तो मैम आज का ये समझे कि जैसे आप ब्रेन में जो मतलब स्पेशली पॉइंट्स हैं, स्पेशली जैसे आधा सर हो गया या आइस के पास हो गया या आपने यहाँ इस लाइन पे बताया था, उससे रिलेटेड जो ब्रेन में दर्द होता है आज हमने उसके बारे में पढ़ा है। हाँ, जैसे हेडेक अगर कोई बोलता है तो हम फर्स्ट तो उससे यही पूछेंगे कि कहाँ हो रहा है आपको। तो ये एक ऐसा थंब रूल नहीं है, बट मोस्टली ये देखा जाता है ना। कई बार हो सकता है कि एक्सेप्शंस यहाँ भी मिल जाएं, बट मोस्टली केसेस में इस तरह का देखा जाता है। तो उसने जैसे बोला कि ये पूरा बेल्ट लाइन में हो रहा है, जो हेयर बैंड लाइन होता है, तो हम उसको किस में लेंगे कि इसको स्ट्रेस है किसी तरह का। तब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस है तो क्या है। ठीक है ना। तो ये एक हमारे पता करने के लिए ये एक जनरल तरीका है, या जनरल इस ढंग से हम एक थोड़ा सा स्टार्टिंग का पता कर सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है। मैम एक तो स्लाइड्स मेरी मिस हो गई, वो ब्रेन हैमरेज भी करा दिया क्या आपने आज? ब्रेन हेमरेज एक्चुअली वही होता है जो हमने ये सेरिब्रल वास्कुलर जो एक्सीडेंटल पढ़ा ना, तो उसमें जब वो उस ब्लड कैपिलरीज को टीयर कर देता है या लीक कर देता है, और जब वो ब्लड बाहर आकर पूरे ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये ब्रेन हेमरेज जरूरी नहीं है इसी ब्लड वेसल में हो, ये किसी में भी हो सकता है ना, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क है ब्रेन में ब्लड कैपिलरीज का, तो ये कहीं भी हो सकता है। और मोस्टली ये क्लॉटिंग के कारण ही होता है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, जैसे एक मलेरिया के लिए हम लोग क्लोरोक्यून करके लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि इनके एक साइड इफेक्ट होते हैं कि ये ब्रेन में क्लॉट्स बना देती हैं, यदि हम इसकी सर्टेन क्वांटिटी ना लें। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं इनके ग्राम, एज, वेट ऐसे कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि आपको एक टैबलेट लेनी है कि 2 लेनी है या कितने mg की लेनी है। तो यदि वो क्वांटिटी आपके हिसाब से फिक्स नहीं हो, तो कई बार उसका एक साइड इफेक्ट ये देखा गया है ना। तो इस तरह से काफी रीजन होते हैं। या मान लीजिए कोई मुंदी चोट आपको लग गई है कि जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, तो वो भी एक क्लॉटिंग का रीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जो क्लॉटिंग के रीजंस हो सकते हैं या कारण हो सकते हैं। बट क्लॉटिंग मोस्टली अगर छोटा क्लॉट है तो वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं जो उसको डिसॉल्व कर देते हैं धीरे धीरे उस क्लॉट को, और वो जो आर्टरीज है उसको क्लियर कर देते हैं। तो अगर हम इसमें जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसमें भी यदि हम टाइम से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें और मेडिसिन उनको अवेलेबल हो जाए, तो वो सरवाइव कर सकता है। इसमें जैसे कार्डियक अरेस्ट है, रीनल अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, इन सब में जो एक टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितने समय में उसको जो फर्स्ट एड या बाकी चीजें अवेलेबल करा पा रहे हैं। मैम, ब्लड में क्लॉटिंग को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है ब्लड की? वो आपको बताया था ना, जो बी फास्ट अच्छा। है ना, वो बी फास्ट, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करेगा। वो आपकी कही चीजों को बहुत जल्दी नहीं समझ पाएगा। हो सकता है आप उसको 2 बार या 3 बार बोलें तब वो समझ पाए, है ना। फिर उससे अगर आप कुछ बोलने बोले तो उसको भी थोड़ा मुश्किल होगा बोलने में। फिर अगर हाथ आप उसको, जैसे ये शोल्डर तक तो उठा लेगा, इसके ऊपर उठाने बोले तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी, बॉडी के मैम, बैलेंस को वो नहीं बना पाएगा।
मेरे ये फादर सब इन लॉ के अभी हो गई थी ब्रेन में क्लॉटिंग, तो धीरे धीरे पहले उनका एक पाँव काम करना बंद किया, फिर दोनों हाथ काम करने बंद कर दिए, तब फिर हम हॉस्पिटल में ले गए तो पता चला कि क्लॉटिंग है। हाँ, सो ये क्लॉटिंग भी क्या होता है, ये बॉडी के किस आर्गन को इफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में क्लॉटिंग हो रही है। वो हिस्सा जिस ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑर्गन आपका इफेक्ट करेगा। तो क्लॉटिंग का मोस्टली यही पता चल, इसी ये जो बी फास्ट जो हमने एक सिम्टम्स पढ़े हैं उसी से पता चलता है कि और इसके बहुत माइनर वो होते हैं, मतलब बहुत जल्दी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों का ना फेस देखना चाहिए। तो फेस में सबसे पहले आप ना इसकी लिप्स लाइन देखें कि हमारे ये जो दोनों लिप्स जहाँ ज्वाइंट होते हैं ये 180 डिग्री एक लाइन में होते हैं। ये हल्का सा ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा, हल्का सा, ये तो मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, स्लाइडली एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, मतलब हो सकता है उसमें 178 180 डिग्री का डिफरेंस हो, बट वो स्टार्ट है ना। फिर जो हम पलक झपकते हैं तो एक नॉर्मल पलक झपकेगी, एक थोड़ा सा डिफरेंट। अभी क्या हम क्या करते हैं, मोस्टली आप देखिए दोनों ही एक साथ झपकते हो। जब भी आप ये ब्लिंक करते हो तो आप एक एक करके देखो जरा, एक आंख की ब्लिंक बिना पकड़े मुश्किल होता है ना, मतलब हम दोनों आईलिड को ब्लिंक करते और खोलते, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो चूंकि उसके एक साइड की मसल्स वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो उसकी फिर एक ब्लिंक होती है, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है ना वो नहीं होता है। फिर आईब्रो को हम देख सकते हैं, आईब्रो में जो ये आर्क पोर्शन होता है ना, कल जो हमने पढ़ा था ये ऐसा राउंडेड, ये हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये चीजें शुरू हो। खाना खाना च्यू करने में और निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये जो एपिलेप्सी होती है इसमें एक फेशियल एपिलेप्सी भी होती है जिसमें से फेस इफेक्टेड होता है, लेफ्ट या राइट, है ना। तो जैसे फूंक मारने में, बैलून को फुलाने में, इन सब चीजों में दिक्कत होगी। आप उसको बैलून देंगे तो उसमें वो प्रॉपर उसको जो ब्लो करना है हवा को, और वो जो उसका साइज बड़ा करना है बैलून का वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो खासकर जब एक एज बड़ी हो जाती है जैसे आफ्टर 75 80, थोड़ा सा अगर हम इसको इन माइनर चेंजेस को भी ध्यान में रखें तो हम फिर उसको जल्दी पकड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। मैम एक बार क्योर होने के बाद दोबारा ये होने के चांसेस रहते हैं क्या कि वापस से ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाए? मोस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी को भी ये क्लॉटिंग का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें इकोस्प्रिन जरूर देते हैं जो ब्लड को डाइल्यूट करती है, और वो मोस्टली उसको लंबे समय तक चालू रखते हैं डॉक्टर्स। तो चूंकि जो ब्लड है वो थिक नहीं हो पाता है तो उस कारण से वो जो सेकंड टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत कम केसेस में, जैसे सपोज वो फिर गिर गए तो फिर चोट आ गई या एकदम बीपी शूट हो गया, तो ऐसा कोई रीजन हो या वो कोई ऐसा स्ट्रोक, मतलब कुछ ऐसा इमोशनल स्ट्रोक उनको आया और वो एकदम हर्ट हो गए, तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स होते हैं तो पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल नहीं होता है। मैम ये पैरालिसिस भी तो मैम ब्रेन और जो इसकी फंक्शनिंग मस्कुलर और ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं हाँ, होती, तो ये भी इसी में आएगा क्या? इसी में आएगा, इसी का अपन ये कह सकते हैं कि और बड़ा रूप, एपिलेप्सी है का? ना। जो हाँ, क्योंकि एपिलेप्सी मतलब एक कोई एरिया को इफेक्ट कर रही है ना, और पैरालिसिस पूरी बॉडी के किसी एक साइड को इफेक्ट करता है मोस्टली। अगर आपका राइट हेमिस्फीयर से इफेक्टेड हुआ है तो वो बॉडी के लेफ्ट साइड को इफेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड के आर्गन जो हैं वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर हुआ है अटैक तो राइट साइड। और कई बार ऐसा डिप्रेशन भी होता से है कि रिलेटेड है। दोनों हेमिस्फीयर अटैक्ट हो जाते हैं। तो जब दोनों हेमिस्फीयर हुए तो वो व्यक्ति पूरा बेड पे ही चला जाता है, ऐसे भी केसेस होते हैं। मैम डिप्रेशन भी ब्रेन से रिलेटेड होती है? डिप्रेशन रिपीट कर। हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन
डिप्रेशन ब्रेन से ही होता है, मैंने आपको बताया ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजी है, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनको लेके कर रहे हैं। डिप्रेशन जब आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, मतलब वो साइकिक में आएगा। ओके, तो साइकिक भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है मैम। है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका। जो 5th यूनिट यदि आपकी खत्म हो गई ना, तो आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज हैं कंपैरेटिवली दूसरे ऑर्गन्स के, और इससे जुड़ा हुआ ही आपका 1st यूनिट है जिसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो वो भी बहुत कुछ इसका ही उसमें यूज होगा। मैम, जो मैम फर्स्ट यूनिट में आपने योगिक एनाटॉमी बताई है ह्यूमन बीइंग की, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है अहंकार। तो उस अहंकार का क्या मीनिंग है? मतलब जनरली तो हम उसे घमंड के रूप में देखते हैं, तो वहां पर अहंकार का क्या मीनिंग है? एक्चुअली वहां पर भी वही है, जो मैं तत्व हो जाता है ना, उसको ही अहंकार, वो उस इमोशन को लिया है। जैसे बुद्धि है, चित्त है, ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है, हम्म। है ना। ये सब एक तरह से इमोशन है। बुद्धि है तो वो क्या है, एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज ही है ना। यस तो मैम। ऐसे ही अहंकार है, और ये जो मैं की भावना होती है यही अहंकार है वो भी। और इसी में जब वो इसका जो सामंजस्य है, या जो ये इम्बैलेंस होता है, तो उसी से प्रकृति का की शुरुआत होती है। जो तामसिक अहंकार होती है उसी से शुरू होती है। अभी जब 1st यूनिट पढ़ाऊंगी तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, है ना, तो उस समय फिर आपका हो जाए, क्योंकि 1st यूनिट में सारी चीजें हैं। ठीक है मैम। तो मैम अभी बस एक, हाँ, एक पूछिए। चीज ये पूछनी थी। इसकी मैंने जब वीडियो देखी तो ये वीडियो पंचकोश पे फिनिश हो गई, क्योंकि वो टाइम फिनिश हो गया था। उसके बाद आपने कहा था जूम पे ज्वाइन करने के लिए, पर दूसरी वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं आई है इसमें। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है वो पंचकोश पे फिनिश हो जाता है, या नहीं नहीं, उसके बाद भी कुछ और था? पंचकोश भी रहेंगे। इसीलिए आपकी जो 1st यूनिट है ना, उसमें इस बार पूरा मतलब एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू योग ही है। तो उसमें ये सारी चीजें हैं। तो वो जब 1st यूनिट में लूंगी ना, तो ये आपकी सारी रिपीट हो जाएंगी, ओके मैम, ओके, है ना। ठीक। तो हाँ जहाँ जी। कुछ कई बार ऐसा बीच में हुआ है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो वो उस समय हम उन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, सारा लेते जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत सफिशिएंट है ना। तो वो रिपीट भी हो ठीक। जाएंगी, 1st ईयर थैंक यू। वालों को भी रिपीट हो जाएंगी, कि उनका जो उनके भी चूंकि सिलेबस में है, और आप लोग का जो छूट गया या मिस हो गया तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम मैम एक एक चीज छोटी सी पूछनी चीज थी और पूछनी कि थी। ये जो पूछिए, आप पूछ लीजिए। हाँ, साक्षी जी मैम पूछ लीजिए। मैम साक्षी जी ये जो, बोले आप। हाँ जी मैम। मैम आपने जो ये जो फेशियल पैरालिसिस भी आ जाता है किसी किसी को इसी में, खाली हाँ। फेस पे ही, तो मैम हाँ, वो एपिलेप्सी के सीवियर स्टेज ही है वो? वो एपिलेप्सी का ही एक टाइप है, इसको हम फेशियल एपिलेप्सी बोलते हैं, ओके, अच्छा, मतलब ये है जो ना। पैरालिसिस आता है वो फेशियल एपिलेप्सी कहलाता है, जो फेशियल पैरालिसिस होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक, है ना। तो ठीक है मैम। ये इसमें कोई एक भाग लेफ्ट या राइट, कोई एक पार्ट जो होता है वो इफेक्टेड होता है फेस का। मैम कई बार ये होता है कि सिर्फ लिप्स लिप्स का लिप्स लिप्स पे आ जाता है, आईज पे या फिर लिप्स पे? ये डिपेंड करता है ना कि कितने परसेंट उसको वो एपिलेप्सी आई है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सबकी, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 50 मसल्स हैं जो हमारे फेस को, मूवमेंट्स को कवर करती हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लीजिए जो 50 मसल्स हैं वो 5 मसल्स में ब्लड सप्लाई एक एक कैपिलरीज से, ब्लड वेसल से होती है। अब सपोज मान लीजिए कि जो लिप्स वाली 5 हैं, वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, और वो 5 मसल्स ही इफेक्टेड होती हैं, तो हमारा यही एरिया होगा। अब वो एक ऑब्वियसली अगर ये ब्रांच जाएंगी, लेकिन यदि वो जो मेन सप्लाई है, जहां से मेन ब्लड वेसल्स है, फिर उसकी ब्रांचेस होके मसल्स में गई, तो अगर मेन में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो जितनी आगे ब्रांच गई है सभी में इफेक्ट होगा। हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर ब्लड जो है क्लॉटिंग हो रही है, या कहाँ का कौन सी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा फेस पर ही असर आए।
सबका डिफरेंट होता है। तो कई मैम बार ये हाँ जी मैम। हाँ बोले। मैम कई बार फिर ये ठीक भी हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप बिना मेडिसिन के कुछ भी, मतलब ये जो देखिए एक ये अटैक आता है, जैसे अटैक आता है तो उसके बाद वो अपने आप मतलब अपने आप कैसे ऐसे हो जाता है फिर? देखिए ये एक वायरल अटैक होता है, ठीक है। ओके। वायरल अटैक के कारण वो इन्फेक्शन फैलता है और वो इन्फेक्शन के कारण ये एपिलेप्सी होती है। और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर एपिलेप्सी हुई है और उसने कितने एरिया को कवर किया है। यदि कोई माइनर है तो माइनर ऐसे ही ठीक हो जाती है, बट यदि मेजर है तो मेजर यदि है तो उसमें जो मेडिसिन है वो तो ठीक है, वो सिर्फ मोस्टली मसल्स रिलैक्सेशन और जो इन्फेक्शन हुआ है वो खत्म हो जाए उसकी ही मेडिसिन दी जाती है। लेकिन यहाँ जो मेजर पार्ट होता है वो एक्सरसाइज का होता है कि आप कितनी अधिक फेस की एक्सरसाइज करते हैं और कितना अधिक वो जो फेशियल मसल्स जो इफेक्टेड हुए मतलब क्या कि उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, उनके मूवमेंट्स खत्म हो गए, तो उनको फिर से रीस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज, चाहे आप वो फिजियोथेरेपी में जाएं या चाहे योग में जाएं, लेकिन वो वहां पर मैटर सिर्फ एक्सरसाइज ही करती है। उसकी स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं बहुत सारी, क्योंकि उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से मसल्स इफेक्टेड हैं, उस हिसाब से फिर वो एक्सरसाइज देते हैं। तो मैम जो पैरालिसिस बंदा है जिसको जैसे फेस पे सपोज आया पैरालिसिस, तो वो एक्सरसाइज कैसे करेगा? उसकी तो मूवमेंट ही बंद हो जाएगी। उसको बहुत सारे तरीके रहते हैं, बहुत सारे इक्विप प्रॉप्स होते हैं जिनकी सहायता से कराई जाती है। चलिए टाइम बहुत थैंक यू ओवर मैम। हो गया है ना। थैंक यू मैम। नेक्स्ट जो जिनके भी क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट इसमें फिर ले लेंगे।